अच्छा मुर्शिद, आज ना बेसिकली मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ वो है हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर का क्या डिफरेंस है यहाँ पे हॉलैंड में और पाकिस्तान में। हॉलैंड में ही नहीं, मतलब जर्मनी में भी और बाकी जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है हेल्थ केयर का, स्पेशली कवरेज के अराउंड पे कौन करेगा, लेकिन अदरवाइज इट्स द सेम। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि इसका भी शेयर किया जाए कि एक्सपीरियंस किस तरह का होता है। और दूसरा ये कि दोनों हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इतने मुख्तलिफ क्यों लगते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि मतलब इन सम केसेस ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी जो है वो तो कसाई बैठे हुए हैं वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, इन चीज़ों के लिए तो हमें पाकिस्तान जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेंटिस्ट्री है, आप मेजॉरिटी से यही सुनोगे कि वो कहेंगे कि हमने तो पाकिस्तान ही जाना है, पाकिस्तान से हम दांतों का काम करवाएंगे। और कुछ चीज़ें हैं जिनमें कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान से तो ना ही करवाया जाए, पाकिस्तान में तो मतलब इतनी इसकी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आई थॉट थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव स्टैंस लेते हैं और चीज़ों को देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, क्या ऐसा क्यों होता है, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक लेआउट क्या है यहाँ पे हेल्थ केयर का, वहाँ पे हेल्थ केयर का। और फिर जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली जिसके अराउंड आप बेसिकली पिन पॉइंट कर सकते हैं कि अच्छा इसकी वजह से जो है ना वो हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा होना स्टार्ट हो जाता है और किस किस एरिया पे होता है। तो दो चीज़ें मैं बेसिकली आज डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा। पहली चीज़ तो है ओवरऑल डॉक्टर्स का एक्सेस, मतलब उनको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने प्रॉब्लम्स कैसे शेयर कर सकते हैं उनसे, उनकी अवेलेबिलिटी, वो आपको जो आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, जो आपको एडवाइस देते हैं, उसकी क्वालिटी भी, और कि आप कितना सेटिस्फाइड हैं। और फिर उसके बाद जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे मेडिसिन का। सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिसिन से नहीं होती, ट्रीटमेंट बहुत से तरीक़ों से होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्लू है, उसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है आपको, वो अपने टाइम पे ही जाएगा। हाँ ये है कि आप कोई मेडिसिन इस तरह की ले सकते हैं जिससे मे बी वो आपको थोड़ी एनर्जी ज़्यादा दे दे, आपका टेम्परेचर लो कर दे, बट फ्लू अपने टाइम पे जाएगा, वो 3 से 4 दिन लेगा ही लेगा। तो इट्स बेटर कि आप रेस्ट करें। तो ये चीज़ भी हम देखेंगे। पहले बेसिकली हेल्थ केयर का देख लेते हैं कि एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बेसिक, वो किस तरह से सेटअप है, आप किस तरह से उस हेल्थ केयर सिस्टम को एक्सेस करते हैं, वो हेल्थ केयर सिस्टम आपको किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान में क्या होता है, आप बीमार हुए, आपके एरिया में नेबरहुड में कोई ना कोई क्लिनिक होगा, यू डोंट ओwe दैट डॉक्टर एनीबडी, द डॉक्टर डजंट ओwe यू एनीथिंग। आप जाते हैं उसके पास, आप उसको बताते हैं कि मुझे फॉर एग्जांपल गला ख़राब है, वो देखता है अच्छा मार्च का टाइम है, मौसम चेंज हो रहा है या होता है इस वक्त, वो आपको एक सिरप दे देगा, एक गोली दे देगा, आपको कहेगा ठीक है ये दो टाइम 3 टाइम लो, दैट्स इट। वो दवाई कौन सी है, यू डोंट बॉदर, वो सिरप कौन सा है, यू डोंट केयर। आप वो लेके घर आ जाते हैं, आप उसको डॉक्टर्स नोट की तरह प्रॉपरली यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं, और आपके घर में भी सबको पता होता है कि इसके बेड के पास, इसके 4 पाई के पास इसकी दवाई है, इसने 3 दिन लेनी है। सब आपसे पूछ रहे होते हैं जब बीमार थे आपने दवाई ले ली है, खाना खा लेना था, खाना खाने के बाद लेनी, मतलब ये कुछ वहाँ पे SOPs हैं कि दवाई जब भी लेनी है खाना खाने के बाद लेनी है, खाली पेट नहीं लेनी। बट कौन सी दवाई ले रहे हो आप, वो उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, नोबडी केयर्स। डॉक्टर्स यूजुअली टेल यू, बट उनको पता है यू डोंट केयर, दे डोंट बॉदर, राइट, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लाइंट्स है, नेक्स्ट पेशेंट है, और यूजुअली ये क्लिनिक्स होती हैं। दैट इज़ आई थिंक जो कि मेजॉरिटी लोग सर्विस लेते हैं। आपको बुखार हो गया, आपको इवन कॉम्प्लिकेटेड सिनारियोज़ में भी आप जो है वो यूजुअली उन डॉक्टर्स के पास जाएंगे। इस तरह कहते हैं ना कि फ़लाँ के हाथ में बहुत शिफा है, विच इज़ ट्रू, होता है अक्सर ऐसा कि अगर कोई आपको लेट से को कहवा भी दे देगा बना के, तो इट कुड भी कि वो आपके पेट के दर्द को ठीक कर सकता है। लेकिन आपका पेट का दर्द जो है कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है, आप
आपकी अपनी हालत क्या थी, आप फेंट तो नहीं हुए, वो सारी चीज़ें अक्सर नहीं पूछी जाती हैं, उनके ऊपर टेस्ट नहीं किया जाता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर दफ़ा टेस्ट होना चाहिए, लेकिन एक प्रोसीजर होना चाहिए कि अगर आपने ये सिम्टम्स मुझे बताए हैं तो मैंने अब इसका क्या क्या हल निकालना है। पहला पॉइंट वो क्लिनिक्स हैं, और उस पर रूटीन में लोग जाते हैं, वहाँ से दवाई ले लेते हैं कोई एक आधी, कभी वो स्ट्रेस की दवाई है, कभी वो नींद की है, कभी वो पेन की है, कभी वो बुखार की है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि अच्छा जब भी मैं इसके पास जाता हूँ फ्लू के लिए तो मुझे ये वाली गोली देता है, ये सिरप देता है, और मैं कहता है भाई ठीक है, यू गुड। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में क्या था, आई रिमेंबर मुझे भी इस तरह साल में 2 दफ़ा यही सेम फ्लू और फीवर होता है 4 दिन के लिए, एंड आई थॉट दैट वाज अ वेरी सीरियस थिंग। डॉक्टर के पास जाना, उन्होंने मुझे दवाई देनी, मैंने ठीक हो जाना। 1-2 साल के बाद मैंने उसका लिस्ट बना ली कि अच्छा ये मुझे एक कैसी दवाई है, ब्रूफिन है ये एक, ओके ये किसके लिए, किसी चीज़ के लिए तो है, और ये क्या है, ये पेरिटोन है, ये आई वंडर ये किस चीज़ के लिए, बट इससे मैं ठीक हो जाता हूँ। और एक और दवाई तो नहीं, खैर जो कि मैंने वैसे डिस्कस की जाके फार्मेसी से, मैंने उससे कहा कि मैं वैसे तो ठीक हो जाता लेकिन मैं गले में बहुत दर्द है, तो उसने मैंने कहा भाई आप दूध स्या ले लो। ये 3 जो एक किस्म की ट्रिनिटी बन गई ना मेरे लिए दवाई की, ये मैंने 5, 6, 7 साल कंटिन्यूसली ली, और मैं ठीक रहता था, ये कभी भी नहीं हुआ, ना बुखार हुआ, ना गला ख़राब हुआ, ना गले में दर्द, ना फ्लू। मैं बड़ा खुश। फिर मैंने उसको अब्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, बिना पूछे बिना डिस्कस किए लेना शुरू कर दिया, इतना लेना शुरू कर दिया कि वो मेरी टॉलरेंस बिल्डअप होना शुरू हो गई कि अब मुझे जो ब्रूफिन है या पिरिटोन है उसका फ़र्क नहीं पड़ता। एवरीबडी टेल्स मी कि पिरिटोन लेने के बाद नींद आती है, एंड आई टेल देम यू आर लाइंग, इट डजंट हैपन दैट वे, इट डज, क्योंकि उसके नोट पे भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने टॉलरेंस बिल्डअप करवा लिया है, तो अब मेरी बॉडी को पता है कि अगर ये मेडिसिन आएगी तो उसको हमें किस तरह से टैकल करना है कि ये बंदा फिर भी रनिंग में रहे। एनीवेज, अब आ जाएं आप आगे स्पेशलिस्ट की तरफ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो गए वो, या ऑर्थोपीडिक्स हो गए, या कोई भी हो गए। अब उन्होंने आपके पास जब आप उनके पास जाते हैं, आप उनको अपना बताते हैं। कुछ केसेस में होता है कि आपने किसी एक लैब से या एक हॉस्पिटल से आपने टेस्ट करवाया है, उसकी रिपोर्ट आपने ली, वो रिपोर्ट आपने किसी और डॉक्टर को चेक करवाई, उसने उस पर कोई और नोट्स लिख दिए, फिर वो चीज़ें लेके आप कहीं और गए। अब आपके पास एक पूरा पलंदा है, ठीक है, जिसमें आपके पास टेस्ट केसेस हैं, आपके पास दवाइयाँ हैं, वो सब कुछ आप लेके जाते हैं किसी स्पेशलिस्ट के पास, आप उनको दिखाते हैं, आप उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट लेना बड़ा मुश्किल है, आप फिर जाते हैं कि आप उनको दिखाते हैं, वो देख के आपको वो कहते हैं अच्छा जी आपको ये चीज़ है, आपको ये है, आपको ये है, अब हम ये टेस्ट करेंगे, आपको मैं इतनी देर के लिए मेडिसिन लिख के दे देता हूँ। आप ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, मेडिसिन ले ली, आप लेके आ गए, आपने किया, आपने उसका पे किया, उस वक्त पे किया आपने, एंड देन यू मूव्ड ऑन। और आपको सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन ये होती है कि जो डॉक्टर पाकिस्तान में हैं वो डॉक्टर बेसिकली मुझे बता रहे हैं कि आपको मसला क्या है, और वो मुझे दवाई दे रहे हैं, उस दवाई से मैं ठीक हो जाता हूँ, और आई एम हैप्पी until you start building up tolerance. अगर तो let's say डॉक्टर प्रो है, right, he knows his art best, लेकिन अगर तो let's say वो कोई नीम हकीम है तो फिर वो आपको कुछ भी दे देगा, आपको वो स्टेरॉइड्स भी लगा। मेरी फैमिली में भी इस तरह के सिनारियोज हुए हैं कि जहाँ पे आपको स्टेरॉइड्स लगा के नॉर्मल कर दिया जाता है, और आप समझते हैं कि भाई मैं तो A1 हो गया हूँ, और इस डॉक्टर के हाथ में शिफा है। ये ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर ना होने के बराबर है। आई नो हेल्थ कार्ड बना था विच डज कवर बेस लाइन केसेस, राइट, मतलब 25-30 हज़ार रुपये में आपको बेस लाइन केसेस ही कवर करवाए किए जा सकते हैं। अगर लेट से आपका हड्डी का फ्रैक्चर का केस है, या आप फॉर एग्जांपल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या मे बी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नॉट समथिंग एल्स, बट वो है। और अगर कोई और सीरियस मैटर है तो फिर तो डेफिनेटली इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो वो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और डॉक्टर्स जो हैं वो कहते हैं पैसे दो,
और पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल्स का बाकियों का भी ये होता है मैटर कि आप हमें जो है वो पहले पैसे दो, फिर हम आपके मरीज़ को देखेंगे। तो वो जो इनका कौन सा है वो ओथ जो होता है इनका डॉक्टर्स का, वो इन्होंने हिपोक्रेटिकल जिस तरह का इनका ओथ होता है, आई डोंट नो द टर्म, आई हैव हर्ड इट बट आई डोंट नो, बट वो एक ओथ होता है कि वी विल हेल्प रिगार्डलेस, बट नॉट इन दिस हॉस्पिटल। तो वो इन्होंने जो है ना वो स्टोरेज में या लॉकर में या क्लीनर रूम जो होता है उसमें बंद कर दिया होता है। वो वहाँ से बाहर नहीं आता, वो सिर्फ तब आता है जब कोई पब्लिसिटी करनी हो या कुछ ऐसा हो, अदरवाइज आपने पहले फ़ी पे करनी है। और फिर आई नो कुछ एरियाज़ में, फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद में जब हम गए थे तो वहाँ पे उन्होंने डिटेल्स ली थी एज अ पेशेंट, आपको ऐड करके, और फिर वो कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर आप आएंगे तो हमारे पास आपका रिकॉर्ड होगा, जिस पे मैं बाद में आऊँगा। बट आई थिंक ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स को आपका नहीं पता, आपको डॉक्टर्स का नहीं पता। कुछ प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुए थे जिन्होंने इस चीज़ को फिक्स करने की कोशिश की थी, इंस्टाकेयर फॉर एग्जाम्पल वॉज वन ऑफ दोज, बट आई थिंक उनकी अडॉप्शन जो है ना वो सबसे बड़ा चैलेंज था। लोग उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते थे। वो प्लेटफॉर्म डॉक्टर्स के पास भी जा रहा है, क्लिनिक्स को ऑन बोर्ड भी कर रहा है, लोगों को भी सर्विसेज दे रहा है, उनके लिए ईजी कर रहा है, लेकिन आप उस प्लेटफॉर्म पे क्यों जाओगे जब आप बीमार ही नहीं हो, राइट? अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं क्यों अपनी ऐप ओपन करके रखूँगा डॉक्टर की, मैं क्यों उसको ऑन कॉल पे रह कर रखूँगा? मैं सिर्फ तब देखूँगा जब ओके अब मुझे फील हो रहा है कि मेरा गला ख़राब है, गला पकड़ा गया है, या मुझे हाथ में दर्द हो रही है, या पेट में दर्द है, या आई फील सम थिंग इज़ रॉन्ग, फिर मैं कांटेक्ट करूँ। फिर मैं जब कांटेक्ट करूँ फिर मुझे होगा कि मुझे अभी सोल्यूशन दो, अभी इसी वक्त मुझे सोल्यूशन दो, मुझे वेट नहीं करना। तो दैट इज़ हाउ द हेल्थ केयर वर्क्स इन पाकिस्तान। एक चेन नहीं है जिसमें आपकी, फॉर एग्जाम्पल आपको किन चीज़ों से एलर्जी है वो नहीं डॉक्टर्स को पता। अक्सर ऐसा होता है कि आपको कोई इंजेक्शन लगा दिया जाता है, क्योंकि इंजेक्शन ओवरऑल तो ठीक है, लेकिन वो किसी एज केस में किसी एलर्जी की वजह से आपको रिएक्ट कर सकता है और उस पर जो है वो जान चली जाती है। फिर यूजुअली क्या होता है कि अगर इस तरह के इंजेक्शन लगे जाएँ तो आपको बताया जाता है कि आपने 15 से 20 मिनट यहाँ पे वेट करना है, हम देखेंगे आपको कोई एलर्जी तो नहीं हो रही, कोई रिएक्शन तो नहीं कर रहा। वो कहते हैं क्या हो गया, चंगे भले थे है या नहीं चल रहे हैं। और ऐसा भी मैंने एक सुना था, हमारे घर के करीब एक डेथ हुई थी और उसमें यही सिनारियो बना था कि उन्होंने इंजेक्शन लगवाया और डॉक्टर ने उनको बताया कि इसका रिएक्शन हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, हमने वेट नहीं करना, हम जा रहे हैं, हमारा काम है आगे। वो आगे चले गए और वो आगे ही चले गए। तो अब इसमें डॉक्टर की भी गफलत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर का काम आपको बताना है, चॉइस आपकी है। डॉक्टर का भी ना सीन वकीलों वाला है। आई थिंक वो जो कहते हैं ना कि काले कोट और सफ़ेद कोट से बचना, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों का सिनारियो यही है। बॉडी और लाइफ आपकी है, चॉइस हमेशा आपकी, इसलिए आपसे हमेशा लेटर्स लिखवाते हैं, नोट्स लिखवाते हैं, कल को आप इनके ऊपर केस ना कर सको। और इसलिए इनकी भी जिम्मेदारी इतनी ही होती है कि आपको एडवाइस करें, या आपकी बेसिस पर डिसीजन नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल एक वकील है ना, वो आपकी बेसिस पर डिसीजन नहीं लेगा कि हाँ इसके लिए ये कर दो, ना, वो आपको बताएगा कि लीगली कानून के दायरे में रहते हुए ये आपके राइट्स हैं, आप ये एक्शन ले सकते हैं। इसी तरह जो डॉक्टर है वो आपको बताएगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी हड्डी टूट गई है, अब अगर तो वो कोई मतलब माइनर सा फ्रैक्चर है तो वो आपको बताएगा ठीक है, इस पर किसी पट्टी बांध और अवॉइड हैवी वर्क और बाकी इट्स ओके। लेकिन अगर तो लेट से वो टूट ही गई है तो वो आपको कहेगा भाई ना ये काम करना है, ना ये करना, ना ये करना, पर आप कहते हो मैंने तो करना है, वो श्योर गो फॉर इट। तो ये सिनारियो है। तो डॉक्टर्स भी जो है ना वो उस लिहाज से नहीं बताते। एंड आई डोंट थिंक कि डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो आपको रोकें, आपको बांध के रखें। ये जिम्मेदारी या अकल आप में होनी चाहिए। एंड आई थिंक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डॉक्टर्स के पास या जो भी प्रैक्टिशनर है उसके पास आपकी हिस्ट्री नहीं है। आप अपनी हिस्ट्री शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि हाँ मुझे 6 साल पहले जो एक प्रॉब्लम हुई थी उसका इस प्रॉब्लम से कोई लिंक नहीं है। आई थिंक लिंक है, आप शेयर करें डॉक्टर को बताएं और फिर उसके बाद देखेंगे डॉक्टर क्या आपको एडवाइस करता है, क्या प्रेस्क्राइब करता है, एंड देन फॉलो दैट नोट। और इसी वजह से बहुत से चैलेंजेस आते हैं। मेडिसिन आपकी अक्सर ठीक नहीं होती, या आपको जो केयर है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाती, या आपको जो केयर मिलती है वो डॉक्टर आपको एड हॉक बेसिस के ऊपर केयर दे देता है कि ठीक है अभी के लिए तो आप ये ले लो ना, फिर देखते हैं अगर चला या नहीं चला। अब इससे पहले कि हम दवाइयों के बारे में बात करें या मेडिसिन के बारे में बात करें, क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा कि ट्रीटमेंट जो है ना वो सिर्फ दवाई से नहीं होती। आपको कभी कभी रेस्ट का भी कहा जाता है, कभी कभी आपको कहा जाता है टेक इट ईजी,
रनिंग पे ना जाएं फॉर एग्जांपल, या काम से छुट्टी ले लें, थिंग्स लाइक दैट। अब मेंटल हेल्थ भी है फॉर एग्जांपल, अगर आप, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। अभी सिर्फ हम एक नॉर्मल डॉक्टर एक्सपीरियंस या हेल्थ केयर एक्सपीरियंस की बात करते हैं। ये दो चीज़ें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैसे होता है। बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अगेन नॉट एवरी कंट्री, और एवरी कंट्री में कुछ चीज़ें डिफरेंट भी होती हैं, लेकिन एज फार एज आई हैव एक्सपीरियंस्ड एंड आई नो, क्या होता है कि बेसिकली जब आप यहाँ पे रजिस्टर होते हैं तो आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस लेनी होती है। वो हेल्थ इंश्योरेंस डिपेंड करती है कंट्री के ऊपर, आपके स्टेटस के ऊपर, कि आप एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, और कंट्री के अपने रूल्स के ऊपर भी। फॉर एग्जांपल जर्मनी में जैसे है कि एक पार्टनर ने अगर इंश्योरेंस ले लिया तो दूसरे को लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइक आपकी वाइफ को इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। हॉलैंड में है, हॉलैंड में दोनों पार्टनर्स को इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत है, बच्चों को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है कि जो भी यहाँ पे बंदा रहता है लीगली उसने हर महीने हमें इंश्योरेंस पे करनी है, और उस इंश्योरेंस में होगा क्या कि आपकी जो बेसिक हेल्थ है वो कवर्ड है। उस बेसिक हेल्थ में क्या चीज़ें आती हैं, आपके डॉक्टर के विजिट्स, आपको कोई इमरजेंसी हुई है वो उसमें कवर्ड है, हॉस्पिटल के कुछ विजिट्स आपके कवर्ड है, लेकिन उसमें भी उन्होंने कुछ एक कॉन्सेप्ट, हॉलैंड में फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट है ओन रिस्क का, वो एक 300 समथिंग यूरोज आपसे लेते हैं साल के। वो उस सूरत में होता है कि अगर आप हॉस्पिटल बार बार फ्रीक्वेंटली जा रहे हैं या कुछ ऐसी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं जो कि इंश्योरेंस पे नहीं है, जो एक्सपेंसिव है, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टफ। जर्मनी में वो चीज़ नहीं है। यूएसए में डिफरेंट केस है। यूएसए में ये कि आपको पहले एक इनवॉइस दे देंगे हर एक को, क्योंकि दे डोंट नो कि हर एक के पास इंश्योरेंस है या नहीं है, और फिर उसके बाद आप वो इनवॉइस इंश्योरेंस के थ्रू रिड्यूस करवा सकते हैं। स्टिल यू हैव टू पे सम अमाउंट, बट वो $50,000 देंगे। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे होती है कि आप इंश्योरेंस के बाद अब आपने डॉक्टर ढूंढना है अपने एरिया में, और आपने उस डॉक्टर के साथ रजिस्टर होना है। मैंने यहाँ पे हॉलैंड में 2 दफ़ा घर मूव किया। दोनों दफ़ा बेसिकली क्या हुआ कि मुझे डॉक्टर अपने घर के करीब ढूंढना पड़ा। अगर आप किसी दूर का डॉक्टर के पास रजिस्टर करना चाहेंगे, वो रजिस्टर करेगा ही नहीं, बोलेगा मैं अगर कल को इमरजेंसी होती तो मैं तो आ नहीं सकूँगा। आप उस एरिया में किसी को ढूंढें। आप गूगल मैप पे ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशंस बनी हुई हैं जो कि आपके लिए एक्सपीरियंस थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर सकती हैं। तो आप डॉक्टर को जब ढूंढते हैं तो आपका और उनका एक इनटेक इंटरव्यू होता है, ठीक है। उसमें वो आपसे आपके एलर्जीज़, बैकग्राउंड, हेल्थ, फैमिली की सिचुएशन, कॉम्प्लिकेशंस, ये सारी चीज़ें पूछती हैं आपसे, वो डिस्कस करते हैं। फिर आप उनसे पूछते हैं कि आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या आपके पास लेट्स से यहाँ पे ब्लड टेस्टिंग के क्या इक्विपमेंट है यहाँ पे, या अगर लेट्स से मैंने व्हाटएवर लाइक मेंटल हेल्थ के मुझे सोल्यूशन चाहिए, अगर डॉक्टर है यहाँ पे इस केयर में। क्योंकि वो जो क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पे एक बंदा भी बैठ सकता है, बट यूजुअली ये होता है कि वो एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स होते हैं। तो जैसे एक कंपनी है, उन्होंने डॉक्टर्स को हायर करके रखा हुआ है, और वो डॉक्टर्स आप के लिए असाइन हो जाते हैं। बेसिकली जिस डॉक्टर के साथ आपका इनटेक इंटरव्यू हुआ है, मोस्ट प्रॉबेबली वही डॉक्टर आपका फिर मूविंग फॉरवर्ड होगा, जिसके लिए उसको फैमिली डॉक्टर कहते हैं। यहाँ पे हाउस आर्ट्स कहते हैं उसको, फैमिली डॉक्टर, जनरल प्रैक्टिशनर, जीपी, ये टर्म यूज़ की जाती है। वो डॉक्टर आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए असाइंड होता है उसको। और इस इनटेक का पर्पस भी यही होता है कि अब इस इनटेक के बाद डॉक्टर शुड नो समथिंग अबाउट यू। उनको पता हो कि अच्छा ये 2 बच्चे हैं, ये रिसेंटली यहाँ पे आए हैं, ये ऐसा हैवी लिफ्टिंग काम नहीं करते, या अगर कोई एलर्जी है तो इनको किस चीज़ से एलर्जी है, इन्होंने अगर कोई सर्जरी करवाई है तो वो कौन सी सर्जरी थी, वो डॉक्टर को पता होनी चाहिए। अगर डॉक्टर को याद करने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर के आप अगेन वो नेक्स्ट स्टेप है, डॉक्टर के पास एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम में आपकी एंट्री कर देती हैं, और वहाँ पे आपकी सारी रिपोर्ट्स, आपके सारे जो टेस्ट केसेस हैं वो सब उसमें आ जाते हैं, और उनके पास वो सारी रिपोर्ट आ जाती है। कल को अगर वो कोई चीज़ आपको प्रेस्क्राइब कर रहे हो तो उनको पता होता है कि इनकी कंडीशन क्या है, इनकी एलर्जीज़ क्या हैं, इनको क्या चीज़ हम दे सकते हैं, क्या चीज़ नहीं दे सकते। और फिर आ जाती है तीसरी चीज़, जो कि आ जाती है इंश्योरेंस, कि जो भी ये सारी चीज़ें हैं ये कवर्ड होती हैं इंश्योरेंस के थ्रू। आपको डॉक्टर के विजिट्स का कुछ भी पे नहीं करना होता, वो सब कुछ जो है वो इंश्योरेंस पे करती है। अगर तो डॉक्टर आपको कहता है कि यस ये मेडिसिन या ये ट्रीटमेंट आपको लेनी है, तो वो भी इंश्योरेंस पे करती है।
वो भी आपको पे करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर मैं पाकिस्तान गया था 3 साल पहले, तो मुझे फैटी लिवर डायग्नोज कर दिया उन्होंने, और अब मैं ये सुन रहा हूँ कि अब हर दूसरे बंदे को फैटी लिवर डायग्नोज किया जा रहा है पाकिस्तान में। मतलब फॉर द फन ऑफ इट मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आके अगेन मैंने भी ट्रीटमेंट, मैंने पूछा डॉक्टर से, अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा वी डोंट थिंक यू हैव, बट मैंने कहा मैं कन्विंस नहीं हूँ। उन्होंने कहा चले हम आपका टेस्ट करते हैं। उन्होंने ब्लड टेस्ट किए और फिर उन्होंने कुछ अपना था टेस्ट जो किसी को उन्होंने मुझे हॉस्पिटल भेजा, उनका वो टेस्ट आप पहले करवा लें। मैंने सब करवाया, उन्होंने मुझे ना उसका कुछ बताया, उन्होंने कहा कुछ इन्फ्लेमेशन हमें नज़र आ रही है आपके लिवर पे, बट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। मैंने कहा मैं कन्विंस नहीं हूँ। उन्होंने कहा श्योर हम आपको आगे रिकमेंड कर देते हैं, आप स्पेशलिस्ट के पास चले जाएँ। हम स्पेशलिस्ट के पास चले गए, स्पेशलिस्ट के पास गए, मैंने उनको सारा सिनारियो बताया। उन्होंने मतलब ओवरऑल BMI और ये बॉडी की जो ग्रोथ है, उन्होंने यहाँ पे मुझे कुछ शोल्डर के ऊपर बताया। उन्होंने कहा जो अब नॉर्मल ग्रोथ्स होती हैं वो इस तरह से यहाँ पे नज़र आती हैं। उन्होंने मुझे कुछ पिक्चर्स दिखाई। फिर उन्होंने कहा जो बेली फैट है दैट डजंट मीन लिवर फैट ओनली। लिवर फैट आपको बेली फैट के बिना भी हो सकता है और बेली फैट होने के बावजूद आपको लिवर फैट नहीं हो सकता। दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। फैट डजंट वर्क कि हमेशा पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। और ऐसा भी नहीं होता कि जब आप फैट रिड्यूस करना लगे तो वो वहीं से जाए। लाइक अगर मैं हाथ अपना मूव करने लग जाऊँ तो यहाँ का फैट ख़त्म हो जाए और इस वाले दिस इट डजंट वर्क दैट वे। बॉडी जो है वो ओवरऑल अरेंज करती है अपना रिजर्व। मैंने कहा मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा आप ये करें बेटा, आप खाना कितने बजे खाते हैं? मैंने कहा मैं तो खाना खा के सोता हूँ, मतलब खाना खाते ही सो जाता हूँ। उन्होंने कहा लेट्स स्टार्ट देयर कि अब से आपने खाना जो है ना वो 4 घंटे पहले खाना। अगर आप रात 10 बजे खा रहे हैं, 6 बजे के बाद आपने खाना नहीं खाना। ओके, नाश्ता मैंने कहा नाश्ता मैं यूजुअली करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ कॉफ़ी पीता हूँ। उन्होंने कहा आप ऐसा करो कि आप नाश्ता करो, फ़ौरन उठते साथ नहीं, बट ऐसा करो कि कॉफ़ी के साथ कुछ थोड़ी सी और चीज़ें मिले ताकि आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी ग्लूकोज है, स्पाइक्स हैं, वो एटलीस्ट नॉर्मल रहे, आपकी बॉडी जो है ना उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करे। बाकी उन्होंने कहा कि ईट एज मच एज यू वांट, व्हाट यू वांट, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का उन्होंने यही कहा कि 15 मिनट कम से कम हो और ऐसी एक्सरसाइज हो कि कम से कम आपका हार्ट जो है वो पंपिंग स्टेट में आए ताकि वो थोड़ा सा एक्टिव हो। अब यहाँ पर उन्होंने मुझे ओजेम्पिक नहीं बोली कि आपने पतला होना है, हम आपको देते हैं ओजेम्पिक या हम आपको कोई और चीज़ देते हैं। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा भाई 30s में हो, ठीक है, व्हाई आर यू डूइंग दिस टू योरसेल्फ? आप अपनी बॉडी को भी ट्रेन कर सकते हो। और ये स्पेशलिस्ट कह रहा है मुझे, जिसके पास अथॉरिटी है वो कोई भी दवाई दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर पाकिस्तान होता तो डेफिनेटली वो मुझे कोई ना कोई दवाई प्रिस्क्राइब कर देता, जिसका पॉइंट मैं लास्ट में बताऊंगा कि वो क्यों करते हैं इस तरह से। बट यहाँ पे उसने मुझे जो ट्रीटमेंट बताया कि ये ट्रीटमेंट है, ये मेरी प्रिस्क्रिप्शन है, वो ये है खाना 4 घंटे पहले खाओ ताकि खाना डाइजेस्ट हो जाए। रात को जब सो रहे हो तो भूखे सो रहे हो, ठीक है। दूसरा, नाश्ता और लंच सब बैलेंस करो कि आप उस वक्त खा रहे हो जब आपकी बॉडी अभी हरकत में है, ताकि जो भी आप खा रहे हैं वो स्टोर नहीं हो रहा। खा के सोएंगे तो बॉडी स्टमक उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसको निकालेगा, तो आगे को मसल मूव नहीं हो रहा तो वो उसको स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। फिर फाइनली उन्होंने कहा कि लिवर आपके 3 पार्ट्स होते हैं, उसके एक पार्ट पे फैट है, बट दैट्स नॉट कंसर्निंग, दैट्स नॉट अलार्मिंग। अब आ जाती है बात कि उन्होंने इस तरह से क्यों किया। उन्होंने इस तरह से इसलिए किया कि उनको पैसे मुझसे नहीं मिलने थे, उनको पैसे मिलने थे इंश्योरेंस से। इंश्योरेंस ने उनको पे करना था कि आपने फॉर एग्जांपल जो इस बंदे का ट्रीटमेंट किया है, क्या वो जस्टिफाइड था या क्या वो जस्टिफाइड नहीं था। अगर तो वो जस्टिफाइड नहीं है तो डेफिनेटली इस डॉक्टर के ऊपर भी कंसर्न है कि डॉक्टर क्यों इस तरह के ट्रीटमेंट्स दे रहा है, जो कि इंश्योरेंस बेसिकली एक बिजनेस है। इंश्योरेंस डजंट केयर अबाउट यू। इंश्योरेंस का ये काम है कि मुझे लेट से 1000 लोग मुझे 100 रुपया देते हैं, मेरा 1 लाख रुपया 1 महीने का बन रहा है, मैं इस 1 लाख में से कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ। कॉस्ट रिडक्शन के लिए लेट से वो R&D करते हैं, वो ये कहते हैं कि अच्छा हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो ये दवाई देते हैं, हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो ये दवाई देते हैं जो कि है 15 रुपये की फॉर एग्जांपल, और हमें कॉस्ट पड़ती है, जस्ट हाइपोथेटिकली हमें कॉस्ट पड़ती है 70,000 रुपये। हाउ कैन वी मेक इट कि 70,000 की बजाय ये दवाई हमें, या हम सर्विस भी दें लेकिन 70,000 की बजाय हमें 50,000 देना पड़े, तो 20,000 रुपये हमारे पास हमारी जेब में आए। दैट इज़ व्हाट इंश्योरेंस केयर्स अबाउट, दे डोंट केयर अबाउट यू।
बट उस केयर के अंदर क्योंकि यहाँ पे रेगुलेशंस हैं, वो आपको ये नहीं कहते कि अच्छा हमने आपको ट्रीट ही नहीं करना, हमने क्योंकि हमने कॉस्ट सेव करनी है, वो भी अलाउड नहीं है। तो दे फाइंड सम वेज कि जिससे कॉस्ट रिड्यूस हो सके। तो अभी तक सो फार आई थिंक एक पिक्चर क्लियर हुई कि सबसे बड़ा बेनिफिट है एक सिस्टम है, और उस सिस्टम में आप एज अ पर्सन एज अ पेशेंट आपकी कंडीशन क्या है वो क्लियर है, डॉक्टर को पता होगा। और अगर आप डॉक्टर ये चेंज भी करते हैं तो ये आपकी फाइल आपके साथ मूव होती है, तो नेक्स्ट डॉक्टर जो है उसके पास अगेन इस पूरी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है कि इसको क्या क्या ट्रीटमेंट दी जा रही है, क्या ट्रीटमेंट इसने पास्ट में ली है, क्या हिस्ट्री है इसकी, वो सब उसके पास है। और जो भी नहीं, मैंने एक दफ़ा अपने पाँव के नाखून का बताया था, मेरा नाखून बढ़ता है, वो पाँव का उसमें अंगूठे में ना काट देता था, खून निकलता है, पस पड़ जाती है। मैंने उनको वो डिस्कस किया, मैंने कहा इसका क्या करूँगा, हम इसको नाखून को काट देंगे, ये ग्रो करेगा लेकिन इट वुड हेल्प यू। उन्होंने वो भी फाइल में ऐड किया हुआ है कि इसकी जो नेल्स हैं, पाँव का नाखून था, उसकी अब नॉर्मल ग्रोथ थी। इतनी डिटेल्स इन्होंने लिखी थी। अब नेक्स्ट डॉक्टर के पास मैं जाऊँगा तो उसको वो चीज़ें पता होंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ट्रीटमेंट को सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के साथ ये लोग नहीं लेके चलते, ये ओवरऑल आपको लाइफस्टाइल भी एडवाइस करते हैं। अगेन आप अगर आप 80 साल के हैं तो आप लाइफस्टाइल तो उतना चेंज नहीं कर सकते ना, तो उस पर फिर आपको हो मेडिसिन देंगे, ट्रीट करेंगे, सर्जरी रेकमेंड करेंगे। लेकिन इस एज में वो आपको कहते हैं हौसला करो बेटा, हौसला करो, अभी उम्र ही क्या हुई है तुम्हारी। तीसरी चीज़, इंश्योरेंस बेसिकली डिसाइड करवाती है डॉक्टर से कि आपको क्या चीज़ देनी है। पाकिस्तान में क्या होता है कि आपने ही पे करना है। हेल्थ इंश्योरेंस स्टार्ट हुई है लेकिन वो इतनी रेंज की नहीं है। मैं वो बिजनेस वाली नहीं बता रहा जो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में से मिलती है, जो नॉर्मल हेल्थ केयर मिलती है आपको। तो एक वो सबसे बड़ा कंसर्न है जो यहाँ पे इंश्योरेंस बेसिकली फोर्स करती है डॉक्टर को कि वो एक दफ़ा इवैल्यूएट करें कि क्या ये चीज़ को देनी चाहिए भी या नहीं। अगर तो आपको देनी बनती है तो डेफिनेटली आपको वो देंगे, क्योंकि आप अदरवाइज उन पर केस कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए थी और इन्होंने मुझे नहीं दी, मेरा राइट था। लेकिन वो आपको बिला वजह नहीं कह देंगे कि अच्छा आपके पाँव में दर्द है तो आप ना ऐसा करें, ये नया फुटवेयर आया है या नया एक्टिव वेयर आया है, आप इसको ट्राई कर लें विदाउट एनी रीज़न, या ये एक नई मेडिसिन आई है ये आप लें, तो आप 15 मिनट में जो है ना वो आप खड़े हो जाएंगे अपने पाँव पे। दैट इज़ नॉट समथिंग दे डू। और आई थिंक इन माई ओपिनियन ये सबसे बड़ा गैप है दोनों हेल्थ केयर में। इसीलिए बहुत से लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं क्योंकि उनको फ़ौरन ट्रीटमेंट मिल जाता है इन अ वे कि अभी पैसे लो और अभी मुझे ट्रीट कर दो। यहाँ पे ये थोड़ा सा स्लो है क्योंकि ये आपको स्टडी करते हैं, आपको देखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको एडवाइस करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, लेट्स टॉक अबाउट द एरियाज दैट इट टचेस लाइक मेडिसिन, जो कि फॉर एग्जाम्पल डेंटिस्ट्री, चाइल्ड केयर और उन सारी चीज़ों के बारे में बात करें।